गांव के एक छोटे से कोने में, जहां सूरज की पहली किरणें मिट्टी की कच्ची दीवारों पर पड़ती थी, एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में अंकिता अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ रहती थी। उनके जीवन का एकमात्र सहारा था मिट्टी के बर्तन और दिए बनाने का पुश्तैनी काम। हाथ की कारीगरी इतनी कुशल थी कि मिट्टी भी उनके हाथों में आकर जीवित हो उठती थी। दादी माँ की उम्र का बोझ उनकी झुकी हुई कमर में साफ दिखता था, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो अंकिता को हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती थी। दादी माँ सुनो ना, कितना सुंदर दिया बना है, देखो ना। अंकिता ने एक छोटा सा दीपक हवा में उठाकर दिखाया, जिसकी बनावट बिल्कुल किसी कुशल कारीगर की तरह थी। दादी माँ ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह मेरी बच्ची, ये तो सचमुच बहुत सुंदर है। तुम्हारी कला में तुम्हारे पिताजी की आत्मा बसती है। पिताजी की याद आते ही अंकिता की आंखें नम हो गई। उनके जाने के बाद जीवन और भी कठिन हो गया था। मिट्टी खरीदना, उसे तैयार करना और फिर बाजार में बेचना, ये सब कुछ उनके लिए एक चुनौती बन गया था। एक एक पैसे के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता था। त्योहारों के मौसम में थोड़ी कमाई हो जाती थी, लेकिन बाकी समय पेट भरना भी मुश्किल था। इसी गरीबी और संघर्ष के बीच अंकिता के हाथ एक नए सपने को सजा रहे थे। वो चाहती थी कि उनके बनाए हुए दिए और बर्तन सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि बड़े शहरों तक भी पहुंचे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसका नाम कबीर था। वो शहर से आया था और कलात्मक वस्तुओं की तलाश में था। कबीर ने गांव में घूमते हुए कई दुकानें देखीं, लेकिन किसी भी दुकान की चीजों में उसे वो कला नहीं दिखी जो वो खोज रहा था। तभी उसकी नजर अंकिता की छोटी सी दुकान पर पड़ी। वहां मिट्टी के दिए और छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने सजे हुए थे। उनमें एक अनोखी चमक और कला थी। कबीर रुक गया और उसने ध्यान से हर वस्तु को देखा। ये सब किसने बनाया है? उसने अंकिता से पूछा। अंकिता ने डरते डरते कहा, जी, मैंने बनाया है। कबीर ने उसकी कला की बहुत तारीफ की और उसे एक बड़ा ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर अंकिता के लिए एक सपना सच होने जैसा था। कबीर ने उसे बताया कि वो शहर में बहुत बड़ी दुकान चलाता है और उसे ऐसी ही कलात्मक वस्तुओं की जरूरत है। इस बड़े ऑर्डर ने अंकिता और दादी माँ के जीवन में एक नई उम्मीद भर दी। उसी गांव में एक और कुम्हार थी, रेशमा। रेशमा का काम भी ठीक ठाक चलता था, लेकिन उसकी कारीगरी में वो गहराई और भावना नहीं थी जो अंकिता के काम में थी। रेशमा ने अपने काम को एक व्यापार बना दिया था। वो पैसे कमाने पर ज्यादा ध्यान देती थी, जबकि अंकिता के लिए मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो उसकी भावनाएं थीं। रेशमा ने जब सुना कि शहर के एक बड़े व्यापारी ने अंकिता को एक बड़ा ऑर्डर दिया है, तो उसके मन में जलन की आग भड़क उठी। उसे लगा कि अंकिता उसकी जगह ले रही है। एक गरीब कुम्हारन को इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया। मैं यहाँ सालों से काम कर रही हूँ, पर मुझे तो आज तक ऐसा मौका नहीं मिला। रेशमा ने मन ही मन सोचा। रेशमा की जलन धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल गई। उसने ठान लिया कि वो अंकिता को सफल नहीं होने देगी। अंकिता और दादी माँ ने दिन रात एक कर दिया। वो सुबह से शाम तक मिट्टी को गूंथते, उसे आकार देते और फिर धूप में सुखाते। उनकी दुकान उनके लिए एक मंदिर की तरह थी, जहां वो अपने सपनों को सजा रही थी। उन्होंने कबीर को दिए जाने वाले बर्तनों के लिए एक विशेष प्रकार की चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया, जो नदी के किनारे से लाई जाती थी। ये मिट्टी उन्हें सबसे अच्छे और मजबूत बर्तन बनाने में मदद करती थी। एक रात जब अंकिता और दादी माँ सो रहे थे, तो रेशमा चुपके से उनकी दुकान में घुस गई। उसके मन में शैतानी विचार चल रहे थे। उसने देखा कि अंकिता ने कुछ चिकनी मिट्टी को ढक कर रखा हुआ है। रेशमा ने पास ही रखी हुई एक दूसरी मिट्टी, जो बहुत ही महीन थी लेकिन जिसमें चिकनापन नहीं था, उस चिकनी मिट्टी के साथ मिला दिया। रेशमा जानती थी कि ये मिट्टी बर्तनों को कमजोर कर देगी और वे सूखने के बाद टूट जाएंगे। ये करके वो बहुत खुश हुई और चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन अंकिता ने उसी मिली हुई मिट्टी से काम शुरू किया। उसने बहुत मेहनत से एक एक बर्तन को बनाया, उन्हें सूखने के लिए धूप में रख दिया। कुछ दिनों बाद जब वो पूरी तरह से सूख गए, तो अंकिता ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने एक बर्तन को उठाया वो टूटकर बिखर गया। उसने दूसरा उठाया, वो भी टूट गया। एक एक करके सारे बर्तन टूटने लगे। अंकिता के चेहरे का रंग उड़ गया। दादी माँ, ये कैसे हो गया? हमारी इतनी मेहनत बेकार हो गई। अंकिता फूट फूट कर रोने लगी। दादी माँ ने भी ये देखकर अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने मिट्टी को ध्यान से देखा और उन्हें कुछ अलग लगा, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि ये किसने और क्यों किया। उन्हें लगा कि शायद मिट्टी ही खराब थी। इस घटना के बाद अंकिता और दादी माँ का हौसला टूट गया। उन्हें कबीर को दिया हुआ ऑर्डर पूरा करना था, लेकिन अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब कबीर अपना ऑर्डर लेने गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि अंकिता की आंखें सूजी हुई हैं और उसके चेहरे पर मायूसी है। क्या हुआ अंकिता, तुम ठीक तो हो? कबीर ने पूछा। अंकिता ने पूरी बात बताई।
कबीर ने जब बर्तनों को देखा तो उसे भी मिट्टी में कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन वो ये समझ नहीं पाया कि ये गड़बड़ कैसे हुई। उसने अंकिता को दिलासा दिया। चिंता मत करो, तुम एक और कोशिश करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कबीर की बातों से अंकिता को थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। वो सोचने लगी कि कोई उसकी सफलता से इतना जल सकता है कि उसके काम को ही बर्बाद कर। कुछ दिनों बाद कबीर फिर से गांव आया। वो ये जानना चाहता था कि अंकिता के साथ ऐसा क्यों हुआ। कबीर ने गांव के सबसे समझदार और बूढ़े आदमी रामू चाचा से इस बारे में बात की। रामू चाचा ने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, बेटा, ये किसी की जलन का काम लगता है। तुम पता करो कि अंकिता के काम में किसी की नजर तो नहीं है। कबीर ने धीरे धीरे गांव में पूछताछ शुरू की। उसने देखा कि जब भी अंकिता की बात होती थी तो रेशमा के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ जाती थी। कबीर को शक हो गया। उसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। कबीर ने अंकिता और दादी माँ को अपने शक के बारे में बताया। उन्होंने भी माना कि रेशमा ही ऐसा कर सकती है। तब कबीर ने उन्हें एक उपाय बताया। अब हम एक जाल बिछाते हैं। हम रेशमा को उसी तरह से पकड़ेंगे जिस तरह से उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, कबीर ने कहा। अगले दिन अंकिता और दादी माँ अपनी दुकान में जोर जोर से बातें करने लगे ताकि रेशमा उनकी बातों को सुन सके। दादी माँ, कल तो हमें एक बहुत ही खास ऑर्डर मिला है। एक बहुत बड़ा व्यापारी एक ऐसा दीपक चाहता है जो पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे पास ही हो। पर वो कैसे होगा अंकिता? दादी माँ ने पूछा। मैंने एक खास तरह की चमकदार मिट्टी की खोज की है जो सिर्फ रात के समय ही मिलती है। वो मिट्टी बर्तनों को रात में चमकने में मदद करेगी। मैंने वो मिट्टी पास ही एक बक्से में छुपा कर रखी है। आज रात हम उसे अपने नए बर्तनों में मिलाएंगे। रेशमा ये सुनकर लालच में आ गई। उसने सोचा, अगर ये चमकदार मिट्टी मुझे मिल जाए तो मैं अंकिता से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। अंकिता और दादी माँ ने जानबूझकर उस बक्से को खुला छोड़ दिया जिसमें उन्होंने एक सामान्य मिट्टी को रखा था, जिसमें थोड़े से चमकीले कण मिला दिए गए थे। उन्होंने बक्से के पास एक धागा भी बांध दिया था। रात के समय जब गांव के लोग सो रहे थे तो रेशमा चुपके से अंकिता की दुकान में घुस गई। उसने जल्दी से बक्से को खोला और चमकदार मिट्टी को अपनी थैली में भर लिया। वो इतनी जल्दी में थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके पैर से वो धागा खिंच गया था। जैसे ही धागा खिंचा, एक छोटी सी घंटी बज उठी जिसे अंकिता और कबीर ने पास के पेड़ पर छिपा कर रखा था। घंटी की आवाज सुनकर अंकिता, दादी माँ और कबीर वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि रेशमा वहां खड़ी है। रेशमा उन्हें देखकर घबरा गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे रेशमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो हमारी बहुत बड़ी खरीदार हो, कबीर ने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा। रेशमा रोने लगी और उसने अपनी थैली जमीन पर फेंक दी। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, वो सुबकते हुए बोली। तब अंकिता ने कहा, रेशमा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम तुम्हें अपनी बहन मानते थे। रेशमा ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारी सफलता से जलने लगी थी। मैं चाहती थी कि तुम्हारी जगह मेरी हो। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी तो लोग सिर्फ मेरे पास आएंगे। मैंने ही तुम्हारी मिट्टी में एक खास तरह का पाउडर मिला दिया था जिससे तुम्हारे बर्तन टूट गए थे। रेशमा की बात सुनकर अंकिता और दादी माँ हैरान रह गए। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन रेशमा, तुम तो बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी दुकान है, फिर भी तुम्हें हमसे जलन क्यों थी? कबीर ने पूछा। रेशमा ने सिर झुकाकर कहा, मेरी दुकान बड़ी है, पर उसमें वो बात नहीं जो तुम्हारी कला में प्यार और मेहनत है। वो मेरे काम में नहीं है, इसीलिए लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहे थे। मैं डर गई थी कि कहीं लोग मुझे भूल न जाएं। अंकिता ने रेशमा की तरफ देखा। उसे उस पर गुस्सा नहीं आया बल्कि दया आई। उसने रेशमा को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने हमारी मेहनत से डरकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अगर तुम हमारे साथ होती तो हम सब मिलकर बहुत आगे जा सकते थे। रेशमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अंकिता, दादी माँ और कबीर से माफी मांगी। सभी ने उसे माफ कर दिया। अगले दिन रेशमा ने अपनी दुकान को खोला और अंकिता से कहा, अंकिता, तुम्हारी कला में जो जादू है वो किसी और में नहीं है। आज से मेरी ये दुकान भी तुम्हारी है। हम सब मिलकर काम करेंगे। ये सुनकर अंकिता की आंखें भर आईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाएगी। कबीर ने अब उन सबको एक नया ऑर्डर दिया। अंकिता ने अपनी कला, दादी माँ ने अपना अनुभव और रेशमा ने अपनी दिए बेचने की कला से मिट्टी के दियों को एक नया रूप दिया। उन्होंने ऐसे मिट्टी के बर्तन और कलाकृतियां बनाई जो पूरे देश में मशहूर हो गईं। अब उनके लिए मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो उनके सपने थे, उनकी आशाएं थी और एक नई दोस्ती की शुरुआत थी। एक दिन चांदनी रात में अंकिता दादी माँ के साथ अपनी दुकान में बैठी थी। उनके बनाए हुए दिए अपनी रोशनी से चारों तरफ चमक रहे थे। रेशमा भी वहां आ गई। तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ मुस्कुरा दिए। उन्हें पता था कि उनके जीवन का असली खजाना पैसे नहीं बल्कि मेहनत, ईमानदारी और दोस्ती है।
और इस खजाने की रक्षा करने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि उनके दिल का सुकून था।